हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब आपने जापान जाने का प्लान तो शुरू कर ही दिया है, माइंड बना लिया है, प्लान करना शुरू कर दिया है, बजटिंग करनी शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान का ट्रिप प्लान करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपका बजट होना चाहिए, कितने दिन चाहिए, कहाँ पे होटल बुकिंग करें और जे आर रेल पास लें कि नहीं लें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि जे आर रेल पास चाहिए कि नहीं चाहिए, और होटल कहाँ बुक करें, और क्या क्या जगह घूम सकते हैं हम, और कैसे हम हर जगह पे जाएंगे। वो सब क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही खास टिप, जो बहुत लोग गलती करते हैं अपने वीजा के लिए, अपने होटल्स के लिए, और जेआर रेल पास के लिए भी। तो गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। एंड तक देखने के बाद अगर यह वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर करके जाना। जब आप जापान का ट्रिप प्लान करते हैं या किसी भी कंट्री का ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे पहला होता है वीजा रिक्वायरमेंट। तो जी हाँ, जापान के लिए आपको वीजा की जरूरत लगेगी। और जापान का वीजा कोई ई वीजा भी नहीं है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सको। तो आपको प्रॉपर एम्बेसी या फिर वीएफएस सेंटर में जाना पड़ेगा और जाके वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहली चीज, आपको पासपोर्ट चाहिएगा। पासपोर्ट जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो और उसमें कम से कम 2 या 3 पेज एम्प्टी पेजेस होने चाहिए, क्योंकि इसका स्टिकर वीजा लगता है तो उन्हें वो खाली पेज चाहिए, राइट, उस पर स्टिकर लगाने के लिए। तो वो खाली पेज होने जरूरी है। तो ये दो चीजें अगर आपकी हैं तो यू आर गुड। उसके बाद आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगी, जो कि बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए चाहे ऑनलाइन, लेकिन उसको बैंक में जाके नोटराइज कराना पड़ेगा। मतलब वहां पे जाके स्टैंप और उनकी स्टैंप और साइन कराने पड़ेंगे आपको। तो वो एक चीज है। उसके बाद आपको आइटनरी चाहिए अपनी, उसमें आप पूरा बता सकते हो कि फर्स्ट डे पे आप यहाँ पे चेक इन करोगे विद डेट्स। फर्स्ट डे सेकंड डे मत लिखिएगा, विद डेट दैट दिस डेट आई विल रीच टू जापान। होटल में चेक इन करूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मैं शिबुया जाऊंगा, थर्ड डे मैं शिंजुकू जाऊंगा। जो भी, अगर आप टोक्यो आ रहे हो तो वो एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। इस दिन मैं यहाँ से निकलूंगा और ओसाका जाऊंगा, ओसाका में क्योटो जाऊंगा, क्योटो में हिरोशिमा जाऊंगा। वो सब जगह आपको पूरा एक आइटनरी अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के उन्हें देनी पड़ेगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा समझाने की और बनाने की आपके लिए आइटनरी। फिर आपको एक कवर लेटर चाहिए होगा जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जापान एम्बेसी को कि ताकि वो आपको वीजा इशू कर सके। उसमें भी आप बताएंगे कि मैं इस दिन आऊंगा, इस दिन यहाँ पे रहूंगा, इतने दिन वहां पे रहूंगा, क्योटो रहूंगा, टोक्यो रहूंगा, वो सब कुछ। और इस दिन मैं इस वाली यहाँ से फ्लाइट लेके निकल जाऊंगा। नेक्स्ट चीज, आपको फ्लाइट चाहिए। फ्लाइट की टिकट आपको लगानी पड़ेगी। ये आप डमी टिकट लगा सकते हो। अगर आपको डमी टिकट नहीं पता कैसे लगानी है तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। ये भी आप डमी होटल बुकिंग कर सकते हो। डमी होटल बुकिंग कुछ नहीं है, booking.com agoda.com पे जाके कोई सा भी होटल चूज करो और उसको आप बुक कर लो, जिसमें आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। पेमेंट आपकी होती है, लेट्स से आपको अगर 25 तारीख को ट्रैवल करना है तो पेमेंट आपकी ड्यू होगी 22 तारीख के आसपास। तो तब तक वो फ्री है, बट रिजर्वेशन आपकी पक्की है, तो वो आप बुक कर सकते हो। उसके अलावा आपको फोटो, पासपोर्ट की फोटो चाहिए। यहाँ कहीं पे डायमेंशंस आ रही होंगी, वो डायमेंशंस फॉलो करनी है और आपको फोटो उसी डायमेंशंस में उसी तरीके से फोटो खिंचानी है। तो अब ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भी निकालना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये सब चीज़ें आपको अपनी फाइल बना के आपको जाना है वीएफएस ऑफिस, और वीएफएस ऑफिस जाके आपको इसको अप्लाई करना है, सबमिट करना है अपनी फाइल को। नाउ वीज़ा की कॉस्ट क्या है। वीज़ा की कॉस्ट सिर्फ 500 रुपये है, लेकिन अलग अलग सेंटर्स के बेसिस पे अलग अलग फीस होती है वीएफएस की। मैं अपना बैंगलोर का बता सकता हूँ कि मैंने बैंगलोर से अप्लाई किया था। तो बैंगलोर में दे टुक 500 एज दी वीएफएस चार्जेस प्लस 300 रुपीज़ फॉर कोरियर चार्जेस। तो रफली टोटल जो अमाउंट था वो 1300 के आसपास पड़ा था। और मेरा फाइल उन्होंने ले ली थी, एंड आई थिंक 5 to 7 बिजनेस डेज के अंदर अंदर मेरा पासपोर्ट मेरे पास वापस आ गया था। तो जी हाँ, आपको पासपोर्ट अपना सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप कोई और ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्लान करिए कि आपके पास 15 दिन आप लेके चलिए।
पासपोर्ट सबमिट से वीज़ा आने तक, पासपोर्ट वापस आने तक का टाइम आप उस हिसाब से अपना प्लान करके चलिएगा। तो गाइस वीज़ा हमने लगा लिया, अब फ्लाइट फ्लाइट कैसे सस्ते में बुक करें, है ना। मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आपके पास छुट्टियां ज़्यादा हैं, टाइम है और आपको बजट और पैसा थोड़ा सा बचाना है, मैं कहूँगा कि आप एक कंट्री और ऐड कर दो, सिर्फ एक रात के लिए भले ही या 2 रात के लिए। अगर आपने थाईलैंड नहीं देखा हुआ या अगर आपने हांगकांग नहीं देखा हुआ तो हांगकांग या थाईलैंड यहाँ से चले जाओ, वीज़ा फ्री है। आप वहाँ पे एक रात रुको, थाईलैंड को एक्सप्लोर करो और फिर वहाँ से आप दूसरी फ्लाइट पकड़ो और जापान निकल जाओ। मैंने तो यही किया था, मैं यहाँ से हांगकांग गया था। हांगकांग में मैं मेरे ख्याल से 1.5 दिन के आसपास रुका था, एक रात वहाँ पे गुजारी। अगले दिन मेरी शाम की फ्लाइट थी, शाम की फ्लाइट लेके मैं टोक्यो पहुँच गया था। तो वो अच्छा प्लान है, उसमें थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं, एक कंट्री भी ऐड हो जाती है। बाकी आप थाईलैंड से ले ओवर की फ्लाइट्स भी चेक कर सकते हैं, थाईलैंड और हांगकांग से, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। बट उसमें फिर वही 2-3 घंटे खराब होंगे, आपके ऊपर है। डायरेक्ट फ्लाइट रफली जब मैं बुक कर रहा था तब 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास आ रही थी, और ये मेरी फ्लाइट जो थी मुझे टोटल तोड़ के मेरे ख्याल से 27 हज़ार रुपए के आसपास पड़ी थी। तो 5-7 हज़ार रुपये आप ऐसे बचा सकते हो। अगर आपके पास दिन की कमी है तो यू कांट डू एनीथिंग, तो आपको 30-35 हज़ार रुपये डायरेक्ट फ्लाइट के लिए खर्चने ही पड़ेंगे। तो वीज़ा मैंने करा दिया आपका, फ्लाइट्स मैंने करा दी आपकी, अब होटल डिपेंड करता है आप ट्रिप कहाँ से शुरू कर रहे हो। मैंने जो ट्रिप शुरू किया था वो किया था टोक्यो से, टोक्यो और ओसाका, ये दो मैंने अपने बेस रखे थे। रीजन बीइंग, टोक्यो आप जाते ही हो, टाउन टोक्यो में आपको टोक्यो पूरा घूमना है, उसके बाद आपको माउंट फूजी जाना है, वो भी टोक्यो से ही पॉसिबल है, तो वो आपने किया। और उसके बाद मैं ओसाका चला गया था, ओसाका में जाके होटल लिया था। ओसाका में मैंने एक जो चीट कोड मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के थोड़ा सा देर में बताऊंगा, जापान रेल के बारे में, तो वो मैंने किया था। और उसमें मैंने वहां से ओसाका से फिर मैं क्योटो एक दिन घूमने चला गया था, एक दिन यूनिवर्सल चला गया था, एक दिन कोबे चला गया था और एक दिन मैं हिरोशिमा चला गया था। तो वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। तो दैट इज माय प्लान। तो टोक्यो में आप होटल कहाँ लेंगे? टोक्यो में कहीं भी आप सेंटर से थोड़ा सा दूर ले लो। सिर्फ जब भी होटल लोगे, सबब्स में ले लो, जब भी होटल लोगे तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो चेक करने वाली चीज है वो सबवे, अगर आपके होटल से जितना करीब हो सके उतना पास, सबवे के जितना पास ले सको उतना पास ले लो। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। थोड़ा सा किसी किसी सबवे में आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए इंटर सबवे में आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, रफली 700 और 800 मीटर के आसपास। बट अदरवाइज आप एक पास मिलता है वहाँ पे 24 आवर का, 48 आवर्स का और 72 आवर्स का, तो आप वो ले सकते हो। उसके बाद आपकी सबवे सारी फ्री हो जाती हैं, तो मैंने तो वही ले लिया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप, मैंने खरीद लिया था वो। तो मेरा 3 दिन मैं रुका था वहाँ पे और 3 दिन का मेरा सबवे कवर्ड था। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कहीं भी रुको, बस सबवे करीब से करीब ले लो, कोई सा भी सबवे, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जेआर रेल पास लेने की जरूरत है कि नहीं है? ओके, सो जेआर रेल पास, अगर आप फुल जापान का जेआर रेल पास लेते हो तो मेरे को 7 डेज का रफली 31,000 के आसपास आ रहा था। एंड मैं वहाँ पे था 9 to 10 डेज के लिए जापान में। तो मेरा 14 डेज वाला बनता, 14 डेज वाला रफली 50,000 प्लस के आसपास आ रहा था। तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था मुझे, बहुत महंगा लगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने नरिता एयरपोर्ट पे मैं उतरा था, वहाँ से मैंने रफली मेरे ख्याल से रफली 2 और 3 थाउजेंड के आसपास मुझे एक टिकट मिली थी बुलेट ट्रेन की, जो मुझे वहाँ से नारिता एयरपोर्ट से टोक्यो लेके आई थी। उसके बाद उसी में मेरा एक दिन का सबवे का पास भी इंक्लूडेड था, 24 आवर्स वाला। और नेक्स्ट डे मैंने 72 आवर्स वाला रिन्यू करा लिया था, वो शायद 3,000 रुपये के आसपास था। तो रफली 5,000 समथिंग के आसपास हो गया। अब मेरी सारा का सारा कवर हो चुका था, और माउंट फूजी की टिकट भी मेरे ख्याल से 1,000 रुपये के आसपास थी। तो रफली 5-6 थाउजेंड रुपीज में मैंने पूरा टोक्यो कवर कर लिया था, पूरा टोक्यो का ट्रांसपोर्टेशन, इट वॉज कवर्ड। अब जब मेरे को ओसाका जाना था तो मैंने, आप मेरा एक वीडियो देखेंगे जिसमें बुलेट ट्रेन वाला वीडियो से एक वीडियो पहले वाले में मैंने टिकट खरीदी है ओसाका जाने के लिए बुलेट ट्रेन की, तो उसमें मैंने पूरी कॉस्ट बताई है। बट रफली 17,000 के आसपास मेरा वो पास आया था, जिसके अंदर रेल पास था, जिसमें मेरा टोक्यो से ओसाका, ओसाका से हिरोशिमा, कोबे, क्योटो, एन नंबर ऑफ टाइम्स आई कैन ट्रैवल।
वो मेरा 7 डेज का पास था, 17,000 रुपीज़ का था, विच वॉज रियली वर्थ इट, क्योंकि मैं नारा, ओसाका, यूनिवर्सल सब कुछ मैंने उसी में घूमा। 4 दिन में वहाँ था ओसाका में, 4 से 5 दिन, तो वो सारा का सारा मेरा वहाँ कवर हो गया। तो रफली मैंने अपना पूरा जापान का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रफली रफली मैंने कितना 17 और 7, 24,000 मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ में कवर कर लिया था, जो कि मेरा, अगर मैं जेआर रेल पास लेता तो 50,000 पड़ता। तो मैंने 50% बजट में पूरा का पूरा जापान जितना मैं गया सब कवर कर लिया था। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट जापान रेल पास। आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर द होल जापान रेल पास। दूसरी चीज, उस टोक्यो और ओसाका को मैंने बेस बनाया था, क्योंकि ओसाका से क्योटो, नारा, कोबे, हिरोशिमा और आपका यूनिवर्सल सब कुछ बहुत पास है, और इस रेल पास के साथ आप जितनी मर्जी बार ट्रैवल कर सकते हो, तो वो इशू नहीं रहा। तो दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि मुझे अब होटल भी नहीं चेंज करने थे, तो मैंने एक एयरबीएनबी लिया, उसमें जाके सामान खोल के डाल दिया। दैट्स इट। तो गाइस, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपकी फैमिली में, आपके अराउंड में जो भी जापान का ट्रिप प्लान कर रहा है, उसको ये वीडियो रिकमेंड करिए। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि दैट हेल्प्स मी, दैट supports me a lot, motivates me a lot to create these kind of videos. Next video, इस वीडियो के बाद next video will be another country, another place, and आप लोग मेरे साथ चलोगे उस सफ़र पे भी। तो guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड।